हाय एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, इनकेम चो ट्रिपल एस आर्मी। क्या हालचाल है आप सभी का? बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने अमेजिंग प्लेटफॉर्म आईएससी वाला पर। तो देखो बेटा, हम लोग पढ़ने वाले हैं आज चैप्टर आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि बहुत ही प्यारा, बहुत ही अमेजिंग चैप्टर है, क्योंकि एक ऐसा चैप्टर है, बहुत ही फंडामेंटल है और इसका यूज क्लास 12th में भी बहुत ज्यादा होता है ना। तो ये चैप्टर आपका बेसिक बनाता है क्लास 12th के लिए। तो अभी से ये चैप्टर बहुत ही बढ़िया होना चाहिए, बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में एक एक पॉइंट्स हम लोग पढ़ेंगे। जैसे आज के लेक्चर में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ करंट के बारे में, ओम्स लॉ पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पढ़ेंगे और पावर रेटिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग विद द चार्ज कि सर चार्ज क्या होता है। किसी भी सब्सटेंस की बहुत ही फंडामेंटल क्वांटिटी होती है ये चार्ज। किसी भी सब्सटेंस के अंदर एटम्स होते हैं, एटम्स के भी अंदर बेटा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के भी अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं और उसके चारों तरफ घूमने वाले चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। चार्ज के बेसिकली दो ही टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कमी और नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता। ठीक है, तो यहां पर वही चीज देखो लिखा हुआ है कि चार्ज बेसिकली दो ही तरह का है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। टू लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, सेम टाइप के चार्जेस रिपेल करते हैं, जबकि अपोजिट टाइप के चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। चार्ज को क्यू से हम लोग डिनोट करते हैं और चार्ज का जो यूनिट होता है दैट इज कूलम। चार्ज का यूनिट कूलम होता है, जो कि एम्पियर सेकंड के भी बराबर है। और इसी का सीजीएस यूनिट होता है स्टैट कूलम। ठीक है, स्टैट कूलम। स्टैट कूलम जो है वो 3 × 10⁹ कूलम्स के बराबर भी होता है। फिर यहां पर कंसेप्ट ऑफ करंट की बात कर रहे हैं। जब यही चार्ज फ्लो होने लग जाए तो जो इफेक्ट क्रिएट होता है उसी इफेक्ट को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है I बराबर Q/T, यानी कि टोटल चार्ज फ्लोन डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। सो अमाउंट ऑफ द चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम पर सेकेंड इज नोन एज अमाउंट ऑफ द करंट दैट इज फ्लोइंग। ठीक है, करंट का यूनिट एम्पियर्स के बराबर होता है, जिसको कूलम पर सेकंड बोल सकते हैं। इसको स्केलर क्वांटिटी माना जाता है। ठीक है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन वो वेक्टर के एडिशन लॉस को फॉलो नहीं करता है, इसलिए करंट इज कंसीडर्ड टू बी अ स्केलर क्वांटिटी। इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद आता है कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल। देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब होता है अगर किसी भी एक चार्ज को हम लोग इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी एक पॉइंट तक लेकर आना चाहते हैं तो जितना वर्क करना पड़ता है दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और वही वर्क डन अपॉन चार्ज कर दिया जाए तो इसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बेटा फॉर्मूला होता है वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ दैट चार्ज। ठीक है, जिस चार्ज को लेकर के आ रहे हो उसी के मैग्नीट्यूड से यहां पे डिवाइड किया जाता है। ये भी हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका यूनिट होता है जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम को ही हम लोग वोल्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आता है सर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब आप चार्ज को लेकर जाते हैं तो जो वर्क करना पड़े डिवाइडेड बाय दैट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो VA माइनस VB का मतलब यह है कि अगर आप किसी भी चार्ज को B वाले पॉइंट से A वाले पॉइंट तक लेकर के गए हैं तो फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल का पोटेंशियल दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस विच इज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम B टू A डिवाइडेड बाय दैट चार्ज। तो यहां पर हम कैपिटल Q चार्ज को B से A लेकर गए होंगे तब ये वाला फॉर्मूला हमारा अप्लाई होगा। फिर बात आई सर रेजिस्टेंस क्या है। जब भी कोई चार्ज फ्लो होता है तो उसको जो भी रुकावट फील होती है उसी को रेजिस्टेंस कहा जाता है। और रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है। अगर कोई भी कंडक्टर है बेटा जिसका लेंथ L के बराबर है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A के बराबर है, तो ये जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया है। इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो एक फॉर्मूला बनता है R इज इक्वल टू रो L बाई A के बराबर। इस रो को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी के नाम से जाना जाता है। फिर बात है सर कंडक्टेंस क्या है। तो बेटा 1 अपॉन रेजिस्टेंस यानी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस को ही कंडक्टेंस कहते हैं और इसको G से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका यूनिट होता है ओम इनवर्स। रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है बेटा, उसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप ओम इनवर्स लिख दीजिए या ऐसे ओम लिखिए फिर पावर में -1 करो या फिर इसी को MHO उल्टा कर दो, ओम का उल्टा MHO, ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी दीज आर इट्स यूनिट।
फिर बात है सर ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ ये कहता है कि अगर कोई भी कंडक्टर की फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज ना किया जाए, मतलब उसके लेंथ में, उसके एरिया में, उसके टेम्परेचर में, अगर कोई भी ऐसा चेंज नहीं किया जा रहा है तो उस कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग अक्रॉस इट, है ना। तो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस होता है, या फिर आप ये कह लो कि पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है। ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो यहां पर एक कांस्टेंट आता है आर के बराबर। ये आर बेटा प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट है, तो ध्यान रहे ओम्स लॉ के केस में रेजिस्टेंस इज कंसीडर्ड एज कांस्टेंट। यहां पर ग्राफ अगर बनाने की बात आ जाए, मान लो इधर आपने करंट दिया है, इधर आपने वोल्टेज लिया है, ठीक है, तो ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है और इस ग्राफ का जो स्लोप है दैट रिप्रेजेंट्स रेजिस्टेंस, ठीक है। स्लोप क्या होता है, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो tan थीटा को ही स्लोप कहा जाता है। सिमिलरली अगर यही हमारा जो ग्राफ है उसमें इधर वोल्टेज हो जाए और इधर करंट हो जाए तो ग्राफ थोड़ा सा ऐसे नीचे से जाता है, ये वाला एंगल फिर थीटा है, और इस बार जो स्लोप होगा दैट विल रिप्रेजेंट 1 अपॉन रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग कंडक्टेंस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। फिर बात आई हमारे पास सर ओमिक रेजिस्टर्स क्या है। कोई भी ऐसा रजिस्टर जो कि ओम्स लॉ को फॉलो करता है उसको ओमिक रेजिस्टर के नाम से हम सभी लोग जानते हैं। जैसे जितने भी मेटेलिक कंडक्टर्स हैं, जैसे सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, नाइक्रोम, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विद कॉपर इलेक्ट्रोलाइट्स, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एक्सेट्रा एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कंसीडर्ड एज ओमिक रेजिस्टेंस। ये सारे के सारे ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। एग्जांपल्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आया नॉन ओमिक रेजिस्टर, यानी ऐसे रजिस्टर्स जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं उनको नॉन ओमिक कहा जाता है। नॉन ओमिक के केस में जो ग्राफ है वो हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं होगा। जैसे पीछे देखो ग्राफ स्ट्रेट लाइन था, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस कांस्टेंट था। यहां पर रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट नहीं है और ऐसे में ग्राफ भी हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं होता है। तो नॉन ओमिक के केस में सीधा सा कंसेप्ट है कि अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है तो इट विल बी ओम्स लॉ। जैसे एलईडी जो आते हैं, सोलर सेल हो गया, जंक्शन डायोड है, ट्रांजिस्टर है, फिलामेंट ऑफ अ बल्ब है, ये सारे के सारे जो हैं वो नॉन ओमिक है, दे डोंट फॉलो ओम्स लॉ। इनके लिए V बराबर IR नहीं होता है। फिर बात है चॉइस ऑफ मटेरियल ऑफ अ वायर, कह रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट पर्पस में अलग अलग मटेरियल्स के वायर को यूज किया जाता है। जैसे वायर यूज फॉर द इलेक्ट्रिकल कनेक्शन या फिर पावर ट्रांसमिशन में जनरली हम लोग कॉपर या फिर एल्यूमिनियम का वायर यूज करते हैं। फर्दर दे आर मेड थिक सो दैट देयर रेजिस्टेंस बिकम लो, ठीक है, थिक करने से रेजिस्टेंस कम हो जाता है और उसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर सकता है, ठीक है। नोट में कह रहे हैं दो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द सिल्वर इज लेस देन दैट ऑफ द कॉपर बट बिकॉज ऑफ इट्स हाई कॉस्ट सिल्वर इज नॉट यूज्ड। तो वैसे तो सबसे बढ़िया कंडक्टर कौन होता है, सिल्वर, लेकिन सिल्वर इतना महंगा है तो इसलिए फिर सिल्वर की जगह अपन कॉपर को यूज कर लेते हैं। फिर बात है रेजिस्टेंस वायर्स या स्टैंडर्ड रेजिस्टर जो होता है बेटा वो नाइक्रोम का वायर होता है या फिर कॉन्स्टेंटिन का वायर होता है, ठीक है। सो अलॉयज सच एज मैग्नीन और कॉन्स्टेंटिन का हम लोग यूज करते हैं। नाइक्रोम के वायर को भी यहां पर यूज किया जाता है क्योंकि इनका जो रेजिस्टेंस है वो काफी ज्यादा होता है, ठीक है। फिर बात आ गई हमारे पास फ्यूज वायर क्या है, तो अलॉय ऑफ टिन एंड लेड बिकॉज इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज लो। फ्यूज के केस में हमें ऐसा सब्सटेंस चाहिए जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो ताकि जब एक डेफिनेट अमाउंट से ज्यादा करंट फ्लो हो तो वो फ्यूज तुरंत ही मेल्ट कर जाए। तो यहां पर लेड और टिन के अलॉय का यूज किया जाता है। फिलामेंट ऑफ अ इलेक्ट्रिक बल्ब जो कि टंगस्टन का होता है क्योंकि उसमें मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा चाहिए हमको। हीटिंग एलिमेंट इन द अप्लायंसेस सच एज हीटर, टोस्टर, ओवन एक्सेट्रा, इसमें नाइक्रोम का वायर हम लोग जनरली यूज कर रहे होते हैं। फिर बात आई सर सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं। बेटा कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एक सर्टेन टेम्परेचर पर या एक सर्टेन टेम्परेचर रेंज में उनका रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी बहुत कम हो जाता है जिसकी वजह से उनका कंडक्टेंस बहुत बढ़ जाता है, उसमें अचानक से फ्लो जो करंट है उसका फ्लो बढ़ जाता है। ऐसे सब्सटेंसेस को ही सुपर कंडक्टर्स के नाम से हम सभी लोग जानते हैं और पढ़ते हैं। तो यहां पर एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है, जैसे मरकरी हो गया बिलो 4.2 केल्विन, लेड है बिलो 7.25 केल्विन, नियोबियम है बिलो 9.2 केल्विन, दे ऑल आर सुपर कंडक्टर्स। नॉर्मली ये सारे बेटा कंडक्टर्स की तरह बिहेव करते हैं लेकिन इन सर्टेन टेम्परेचर के नीचे दे स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ सुपर कंडक्टर और वहां पर करंट बहुत तेजी से बढ़ जाता है। फिर आया ईएमएफ ऑफ अ सेल। देखो किसी भी सेल में एक इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है, दो इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं जिसमें एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है। अब सोचो अगर मेरे को करंट फ्लो कराना है तो करंट पॉजिटिव वाले से निगेटिव वाले की तरफ जाता है, सबको पता है, ठीक है। और उसका रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिव वाले से पॉजिटिव वाले में जाता है। तो अगर कोई भी एक इलेक्ट्रॉन ले लिया जाए उसको निगेटिव इलेक्ट्रोड से निकालकर पॉजिटिव में लाओ, फिर अंदर इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू होते हुए वापस लेकर के आओ, यानी एक पूरा चक्कर लगाने में जो
जो वर्क करना पड़ता है उस इलेक्ट्रॉन को, उसी को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, या कोई भी अगर सेल रखा हुआ है जो कि ना करंट दे रहा है ना करंट ले रहा है, तो ऐसे में उस सेल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को सेल का ईएमएफ कहा जाता है। तो कह रहे हैं व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, व्हेन द सेल इज इन ओपन सर्किट, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का फॉर्मूला है बेटा टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय दैट चार्ज। फिर पता है सर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? तो भाई अगर आपने केवल एक इलेक्ट्रॉन को निगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर भेजा है, वो भी एक्सटर्नल वाले सर्किट्स के थ्रू, ठीक है, तो यहां पर जो वर्क डन हुआ है उसके ऊपर दैट इज नोन एज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड एज W डैश अपॉन Q। W डैश का मतलब है केवल निगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव तक भेजने में, वो भी एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू जब आपने भेजा है तो जो वर्क डन हुआ दैट इज W डैश। ठीक है, फिर हमसे कह रहे हैं सर वोल्टेज ड्रॉप इन सेल क्या होता है? देखो कोई भी सेल में जब आपने करंट भेजा एक्सटर्नल सर्किट से होते हुए, अब वो निगेटिव इलेक्ट्रोड से निकला था पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में पहुंच गया है, अब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से उस इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू होते हुए जब वापस से निगेटिव इलेक्ट्रोड में पहुंचता है तो वहां भी बेटा कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता है, कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ता है। दैट वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, तो वोल्टेज ड्रॉप का मतलब हो गया वो जो इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ था उस इलेक्ट्रोलाइट में जितना वोल्टेज वेस्ट हो गया, दैट इज नोन एज वोल्टेज ड्रॉप हियर। ठीक है, एक्सटर्नल वाले रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज जाता है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि इलेक्ट्रोलाइट में जो वोल्टेज जाता है उसको वोल्टेज ड्रॉप के नाम से हम लोग जानते हैं। फॉर्मूला है हमारा I टाइम्स स्मॉल r, अभी आगे आएगा। ठीक है, तो यहां पर यही बता रहे हैं कि भाई जो टोटल वर्क डन होता है दैट इज इक्वल टू वर्क डन इन एक्सटर्नल सर्किट प्लस वर्क डन इन इंटरनल सर्किट यानी इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, वैल्यू लिखो भाई W बाई Q हो गया, W डैश बाई Q हो गया, W बाई Q पूरी तरफ Q का डिवाइड किया मैंने, तो ईएमएफ की जो वैल्यू है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप के बराबर है। यहां से टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आ गया दैट इज ईएमएफ माइनस वोल्टेज ड्रॉप के बराबर। अब यहां पर हमसे ये कह रहे हैं कि भाई इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? किसी भी सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसी के रेजिस्टेंस को इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। इतने पार्ट को बेटा एक सेल कहा जाता है जिसमें दो चीजें हैं, एक उसका अपना ईएमएफ, दूसरा उसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो स्मॉल v जो है वो I स्मॉल r के बराबर है, दैट इज वही वोल्टेज ड्रॉप है हमारा। फिर बताइए सर इन दोनों के बीच में, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है? देखो अगर कोई भी एक सेल है तो इस तरीके से बेटा सेल बनाया जाता है। ठीक है, उसका ईएमएफ हो गया, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, और मैंने इस सेल को कनेक्ट कर दिया किसी भी एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। अब होगा क्या कि जो सेल है वो इधर से करंट देगा और वो करंट इससे होते हुए, ऐसे होते हुए, यहां से होते हुए वो वापस जो है करंट जाएगा यहां पर। राइट, जरा ध्यान से सभी लोग इस बात को समझिएगा, अगर ये प्लस है हमारा, ये माइनस है, अगर करंट ऐसे आ रहा है तो ये हाई वोल्टेज, ये लो वोल्टेज, फिर इधर से आ रहा है ये हाई वोल्टेज, ये लो वोल्टेज। करंट हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ जाता है, इसलिए करंट जब यहां से आया तो मैंने प्लस माइनस दिखाया, फिर इधर से गया प्लस माइनस दिखाया, लाइक दिस। ठीक है, अब बात आई सर यहां पर करंट की वैल्यू क्या है? बेटा यहां पर करंट की वैल्यू हो गई ईएमएफ डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, जो कि R प्लस स्मॉल r के बराबर है। और हम सबने अभी पीछे पढ़ा था कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ईएमएफ माइनस I टाइम्स स्मॉल r यानी वोल्टेज ड्रॉप के बराबर है। ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ईएमएफ माइनस वोल्टेज ड्रॉप के बराबर है। वोल्टेज ड्रॉप इंटरनल रेजिस्टेंस में होता है जो कि I स्मॉल r के बराबर है। अब बस आप क्या करो, यहां से करंट की जो वैल्यू आपने सीखी है उसको यहां पे रख दो। जैसे ही आप रखोगे वोल्टेज बराबर E माइनस E बटे R प्लस स्मॉल r टाइम्स स्मॉल r, तो ये बनेगा V इज इक्वल टू, एलसीएम ले लीजिए, R प्लस स्मॉल r, तो ये बन जाएगा ईएमएफ टाइम्स कैपिटल R प्लस स्मॉल r माइनस ईएमएफ टाइम्स स्मॉल r। इसको इधर भेज दो बेटा, तो V टाइम्स कैपिटल R प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू E कैपिटल R प्लस E स्मॉल r माइनस E स्मॉल r, दोनों कैंसिल आउट भी हो गया। तो इसको मैंने जब सॉल्व किया तो बना V कैपिटल R प्लस V स्मॉल r दैट इज इक्वल टू E टाइम्स कैपिटल R। ठीक है, इसको इधर भेज दीजिए आप, तो V स्मॉल r इज इक्वल टू E कैपिटल R माइनस का V कैपिटल R, R कॉमन करो बेटा यहां से, तो ईएमएफ माइनस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस टाइम्स एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई E माइनस V बटे V टाइम्स कैपिटल R।
इसी को आप लिख सकते हैं ईएमएफ बटे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस -1 टाइम्स एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो ये देखो हमारा एक छोटा सा डेरिवेशन यहां पर मैंने निकाल दिया है, दैट इज फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एनी सेल। कोई भी सेल है, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। सेल के थ्रू करंट का ये फॉर्मूला है, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला ये होता है जब कोई भी सेल करंट दे रहा हो तब। जब सेल करंट दे रहा है तो ये फॉर्मूला आएगा, अगर वो सेल चार्ज हो रहा है मतलब करंट ले रहा है तो यहां पर प्लस हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर बात अगला आता है, सर व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। तो सबसे पहला फैक्टर है बेटा सरफेस एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा बेटा उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो उतना ही कम होगा। द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, कह रहे हैं जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। द नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि लेस आयनिक इलेक्ट्रोलाइट और हायर कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट हैज द ग्रेटर इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी कंसंट्रेशन को अगर आपने बढ़ाया तो वो इंटरनल रेजिस्टेंस को बढ़ाएगा। फिर कह रहे हैं टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, तो उल्टा है भाई, टेम्परेचर को आप बढ़ाएंगे तो उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है। तो ये डायरेक्ट डिपेंडेंसेस है, इनको याद रखिएगा। फिर बात है व्हाट आर द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। देखो अगर आपने रेजिस्टर्स को इस तरीके से सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दिया, ये R1 है, ये R2 है, और यहां पर आपने कोई भी एक सेल या बैटरी को जोड़ा है जिसका वोल्टेज V है, सीरीज में जोड़ने पर बेटा जो करंट यहां से निकलता है वही करंट R1 में जाएगा, वही करंट इसमें जाएगा, और ऐसे में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2। दिमाग में रखने वाली बात यह है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है ओवरऑल, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंसेस को जोड़ रहे हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दोनों से बड़ा आएगा, यानी कि नेट रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। दूसरी बात, जो करंट इसमें है वही करंट इसमें जाएगा, सो दोनों में करंट सेम होगा, बट वोल्टेज की वैल्यू जो है वो दोनों में अलग होगी। इसके अक्रॉस V1 वोल्टेज, इसके अक्रॉस V2 वोल्टेज। V1 की वैल्यू होगी I टाइम्स R1 और V2 की वैल्यू होगी I टाइम्स R2। इन्हीं रेजिस्टर्स को यार हम लोग इस तरीके से पैरेलल में भी जोड़ सकते हैं, लाइक दिस, पैरेलल में भी जोड़ा जा सकता है। और फिर से यहां पर हमने कोई भी एक सेल या बैटरी करंट किया, ये प्लस है माइनस है, इधर से करंट निकलेगा और वो करंट जब यहां आएगा तो डिवाइड होगा, I1 इधर जाएगा, I2 इधर जाएगा। इसका जो रेजिस्टेंस है वो R1 है और इसका जो रेजिस्टेंस है बेटा वो R2 है। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, वोल्टेज की जो वैल्यू इसके लिए है सेम वैल्यू उसके लिए भी है। वोल्टेज पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम होता है लेकिन करंट की वैल्यू डिफरेंट होती है। और यहां पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में कम हो जाता है, यानी कि अगर इसका रेजिस्टेंस है मान लो 2 ओम, इसका है 4 ओम, तो जो इक्विवेलेंट आएगा ना वो 2 ओम से भी छोटा आएगा। तो यहां पर पैरेलल में क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दोनों से छोटा आता है, और सीरीज में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो दोनों से ज्यादा यानी दोनों से बड़ा निकल कर आता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में आइए बात करते हैं। देखो अगर कोई भी ऐसा सर्किट है जिसका कुछ भी रेजिस्टेंस है और आपने उसमें करंट फ्लो करा दिया तो उसके अंदर क्या होगा, हीट के फॉर्म में बेटा एनर्जी का लॉस होगा। उस एनर्जी का फॉर्मूला यहां पर होता है, सीधे सीधे फॉर्मूला अपने दिमाग में रखना, दैट इज H इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी। इसी को मैं I स्क्वायर R इंटू टी लिख सकता हूं, इसी को मैं V स्क्वायर बटे R इंटू टी लिख सकता हूं। दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विच इज डिसिपेटेड, है ना, जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेट हुई है ये उसका फॉर्मूला है, जो वेस्ट हो गई है ना, हीट के फॉर्म में लॉस हो गई, ये उसका फॉर्मूला यहां पे निकल कर आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद बात आती है सर पावर क्या है। तो बेटा पावर का मतलब होता है रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम टेकन, इसको पावर बोलते हैं। तो P बराबर VI है, P बराबर I स्क्वायर R है, P बराबर V स्क्वायर बटे R भी हो सकता है। तो पावर के ये हमारे पास कुछ फॉर्मूले निकल कर आ गए। पावर का सिंपल सा मतलब होता है रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी या रेट ऑफ जनरेशन ऑफ एनर्जी। इसका यूनिट होता है जूल पर सेकेंड, जिसको हम लोग वॉट भी लिख सकते हैं। पावर का एक यूनिट और होता है हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर इज 746 वॉट। 1 हॉर्स पावर जो है वो 746 वॉट के बराबर होता है। ठीक है, जो पानी की पंप होती है, मोटर होती है, उसके पावर को बेटा हॉर्स पावर में हम लोग मेजर करते हैं। फिर आया कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है। देखो अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि जो एनर्जी है दैट इज पावर मल्टीप्लाइड बाई टाइम। तो अगर मैं पावर को किलोवाट्स में ले लूं
और टाइम को आवर्स में ले लूं तो एनर्जी का एक यूनिट बन जाता है किलोवाट आवर। ठीक है, 1 किलोवाट आवर का मतलब है कि अगर कोई ऐसी डिवाइस है जो कि 1 किलोवाट की है, उसको 1 घंटे हमने यूज किया तो जो एनर्जी कंज्यूम हुई है वो 1 किलोवाट आवर है। इसी 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट कमर्शियल एनर्जी भी कहा जाता है। आपका जो बिजली का बिल है वो यूनिट्स में आता है ना, कि 200 यूनिट यूज हुआ, 500 यूनिट यूज हुआ, तो वो जो यूनिट है दैट इज किलोवाट आवर। ठीक है, 1 किलोवाट आवर का सिंपल मतलब है 1 किलोवाट मल्टीप्लाइड बाई 1 आवर। तो बेटा 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं और 1 आवर में 36 हंड्रेड्स ऑफ सेकेंड्स होते हैं। इनको अगर आप अच्छे से लिखेंगे तो ये बनेगा 3.6 इंटू 10 की पावर 6 वाट सेकेंड को जूल लिखा जा सकता है। तो 1 किलोवाट आवर जो है वो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स के बराबर है, जिसको 1 यूनिट कमर्शियल एनर्जी कहा जा सकता है। तो यही एनर्जी का कमर्शियल यूनिट भी होता है। फिर कह रहे पावर रेटिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का पावर रेटिंग क्या है? पावर रेटिंग में बेसिकली दो चीज आपको देते हैं। पहला, वो इंस्ट्रूमेंट कितने वोल्टेज पर प्रॉपर वर्क कर रहा है। दूसरा, उस इंस्ट्रूमेंट का बेटा अपना पावर क्या है। दो चीजों की रेटिंग को मिलाकर के पावर रेटिंग कहा जाता है। इससे केवल दो ही चीजें निकाली जा सकती है, पहला उसका रेजिस्टेंस और दूसरा सेफ वैल्यू ऑफ करंट। यानी हमारे पास दो चीजें होंगी, पहला उसका पावर पता होगा, दूसरा उसका वोल्टेज पता होगा। तो सबसे पहले आप रेजिस्टेंस निकालेंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला। भाई पावर होता है ना V स्क्वायर अपॉन R, तो यहां से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बन जाएगा V स्क्वायर डिवाइडेड बाई पावर। तो वोल्टेज यहां पर है 220 और पावर है 100 वाट, डिवाइड करोगे ऐसे करके तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। ये पहली चीज आप पावर रेटिंग से निकालते हैं। दूसरी चीज आप निकालते हैं सेफ वैल्यू ऑफ करंट, यानी करंट की वो सेफ वैल्यू जो आराम से आप इंस्ट्रूमेंट में फ्लो करा सकते हो, इंस्ट्रूमेंट भी प्रॉपर वर्किंग करता रहेगा, इंस्ट्रूमेंट कहीं भी फूकेगा नहीं। ठीक है, तो इसका भी फॉर्मूला है पावर डिवाइडेड बाई वोल्टेज, क्योंकि पावर का एक फॉर्मूला और होता है P बराबर VI। तो यहां से करंट जो आप निकालते हैं दैट इज सेफ वैल्यू ऑफ करंट दिस टाइम। क्लियर? तो पावर रेटिंग से सिर्फ दो ही चीजें निकाली जाती है, पहला रेजिस्टेंस, दूसरा सेफ वैल्यू ऑफ द करंट। अब यहां पर हीटिंग इफेक्ट की बात कर रहे हैं, जो मैं पहले ही बता चुका हूं कि हीट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। तो हीट का एक फॉर्मूला बन गया I स्क्वायर R इंटू टी के बराबर। इसी को जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कहा जाता है। अब इस चैप्टर पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आइए देखते हैं। देखो चैप्टर में चीजें इतनी ही है, इतनी ही चीजें हैं, बस इसी के आ जाओ कुछ सर्टेन क्वेश्चंस भी मैं आपके सामने आपको धड़ाधड़ सॉल्व करके दिखाता हूं, ताकि इस लेक्चर के थ्रू आप अपने चैप्टर का भी रिवीजन कर सकें और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपके दिमाग में आ जाएं। हमसे कह रहे हैं एक फिगर यहां पर दिया है करंट और वोल्टेज का, विच ऑफ द कंडक्टर इज ओमिक, इनमें से कौन ओमिक है। तो बेटा दोनों ही ओमिक है, क्योंकि दोनों के लिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन होने का मतलब होता है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू दोनों के केस में अपनी अपनी कांस्टेंट है। फिर कह रहे हैं विच कंडक्टर हैज मोर रेजिस्टेंस, किसका रेजिस्टेंस यहां पर ज्यादा है। तो ऐसा में कभी भी आपसे पूछे तो एक लाइन ऐसे खींच दीजिएगा, एक सर्टेन वोल्टेज की वैल्यू पर, इसमें करंट की वैल्यू देखो यहां पर आ रही है और इसमें जो करंट की वैल्यू है वो यहां पर आ रही है। इसका मतलब IA वाला जो करंट है, A में जो करंट है वो B के कंपैरिजन में बेटा ज्यादा है। अब हम सबको पता है कि सर V बराबर IR होता है, V इज इक्वल टू IR होता है, जिसमें मैंने क्या किया, वोल्टेज को कांस्टेंट कर दिया। अगर वोल्टेज को आपने कांस्टेंट कर दिया है, देखो वर्टिकल लाइन खींचने से क्या हुआ, इस लाइन पर वोल्टेज की वैल्यू फिक्स हो गई, जो वोल्टेज यहां है वही वोल्टेज यहां है, बट करंट तो अलग अलग हो रहा है ना। तो अब आप कहोगे सर करंट इनटू रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट, तो रेजिस्टेंस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट हियर। तो अगर वोल्टेज कांस्टेंट हो गया तो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट है, तो जिसमें करंट कम है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है ना, इसका जो है रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। तो भाई करंट B में कम है तो B का जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस ऑफ B विल बी ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ A। इस तरीके से आप ऐसे कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस को कर सकते हो। नेक्स्ट वन कह रहे टॉर्च बल्ब व्हेन कोल्ड हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम। जब वो बल्ब कोल्ड होता है, ठंडा होता है, तो उसका रेजिस्टेंस है 1 ओम के बराबर। इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 300 मिली एम्पियर्स। तो करंट हमें पता है, वोल्टेज भी हमें पता है। ठीक है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब व्हेन ग्लोइंग। अच्छा, जब वो ग्लो कर रहा है उस समय आप बता दो। तो देखो V बराबर IR, वोल्टेज हमको क्वेश्चन में दिया गया 3 वोल्ट के बराबर, करंट दिया गया बेटा 300 मिली यानी 10 की पावर -3 एम्पियर्स के बराबर। यहां से रेजिस्टेंस आ जाएगा जब वो ग्लो कर रहा होगा,
राइट। तो क्या आएगा भाई, ये इसको मल्टीप्लाई करेगा 100 आएगा, 100 इंटू दिस करोगे तो 10 की पावर -1 आएगा, वो इधर जाएगा 10 बनाएगा। तो जब वो ग्लो कर रहा होगा उस समय रेजिस्टेंस आ गया 10 ओम के बराबर। देखो जब वो ठंडा था तब रेजिस्टेंस 1 ओम था, अभी जब वो बल्ब ग्लो कर रहा है तो ऑब्वियस है वो बल्ब हीट हो गया होगा, हीट होने से बल्ब का जो रेजिस्टेंस है बेटा वो बढ़ जाता है और वो बढ़ के कितना हो गया है 10 ओम के बराबर। फिर अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस रेजिस्टेंस डिक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती है कंडक्टर्स में, लेकिन सेमीकंडक्टर्स में मामला उल्टा होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो यहां पर कार्बन है जो सेमीकंडक्टर की फैमिली से पाया जाता है, इसलिए यह प्रॉपर्टी कार्बन के अंदर आती है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों ही कम हो जाएंगी। फिर बात आई हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ बैटरी टू बी 9 वोल्ट। अगर किसी भी वोल्ट मीटर से बैटरी के अक्रॉस केवल वोल्टेज नापा गया है तो वही उसका ईएमएफ होता है। आपको भी डेफिनेशन में बताया गया था कि अगर बैटरी करंट नहीं दे रही है ना ही करंट ले रही है तो ऐसे में जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आता है वही ईएमएफ के बराबर है जो कि 9 वोल्ट है। कह रहे ऑन कनेक्टिंग अ 24 ओम रेजिस्टर, ठीक है, एक रजिस्टर हमने कनेक्ट कर दिया 24 ओम का अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, द वोल्टेज रीड्स दिस। अब पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आ गई बेटा 7.2 वोल्ट्स के बराबर। कह रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू बता दो। तो देखो मैंने आपको इंटरनल रेजिस्टेंस पूरा निकाल के दिखाया, E अपॉन V -1 टाइम्स कैपिटल R होता है। ईएमएफ की वैल्यू यहां पर आ गई 9 वोल्ट और ये बन गया 7.2 -1 करेंगे और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया हमारा 24 के बराबर। ठीक है, तो ये इसमें से घटेगा 1.8 आएगा, डिवाइडेड बाई 7.2 है, मल्टीप्लाइड बाई 24 है। ठीक है, तो 18 दूना 36 और 18 चौका 72, 4 इसको काटेगा 6 ओम के बराबर आएगा और 6 ओम जैसा आंसर हमारा कौन सा है, थर्ड वाला ऑप्शन। तो यहां पर सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट आ गया बेटा सेल सप्लाईज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। एक सेल है जिसने 2 एम्पियर का करंट दिया है, व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अ 5 ohm resistance and supplies a current of 1.2 amperes. If it is connected to a resistance of 9 ohm, find the EMF and internal resistance of the cell. देखो किसी भी सेल के लिए जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो EMF माइनस आई टाइम्स स्मॉल r के बराबर है। पहले उसने करंट की वैल्यू दिया है 2 एम्पियर, जब 5 ओम के रेजिस्टेंस से उसको जोड़ा गया है। ठीक है, व्हेन कनेक्टेड टू अ 5 ohm resistance, cell supplies a current of this when connected to a 5 ohm resistance, right, and supplies a current of 1.2 ampere when connected to a resistance of 9 ohm. Find the EMF and internal resistance. देखो ये जो वोल्टेज होता है दैट इज I टाइम्स कैपिटल R, है ना। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या हो गया, I टाइम्स कैपिटल R। तो यहां पर देखो वही चीज आ गई हमारे पास कि भाई उसने 2 एम्पियर का करंट दिया है जब 5 ओम से जोड़ा गया, तो 2 एम्पियर इंटू 5 ओम दैट इज इक्वल टू ईएमएफ माइनस करंट कितना है 2 एम्पियर, इंटरनल रेजिस्टेंस आर के बराबर। तो 10 इज इक्वल टू ई माइनस 2 आर हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड केस में बेटा हमसे कह रहा है करंट की वैल्यू 1.2 है, तो 1.2 करंट हो गया, रेजिस्टेंस कितना है 9 ओम के बराबर, ईएमएफ माइनस 1.2 करंट हो गया और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। तो इसको इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 9 108 होता है तो 10.8 बनेगा, ईएमएफ माइनस 1.2 आर बन जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 है। इन्हीं दो इक्वेशंस को आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ईएमएफ एज वेल एज इंटरनल रेजिस्टेंस। तो कैसे होगा सर, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करिए, 10.8 में से 10 घटाओगे तो 0.8 आएगा, ईएमएफ से ईएमएफ कट जाएगा। ठीक है, ये बनेगा 2r माइनस 1.2 r के बराबर, तो 0.8 जो है वो 0.8 r के बराबर है। इंटरनल रेजिस्टेंस बेटा 1 ओम निकल कर आ गया। ये 1 ओम किसी भी एक इक्वेशन में आप डाल दीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ईएमएफ। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, 10 इज इक्वल टू ईएमएफ माइनस 2 टाइम्स इंटरनल रेजिस्टेंस जो कि 1 ओम के बराबर है। इसको यहां पे रखेंगे तो ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी बेटा 12 वोल्ट्स के बराबर। तो हमें उस सेल का देखो ईएमएफ मिल गया, हमें उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी मिल गया। नेक्स्ट
कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इन द सर्किट शोन। देखो यहां पर क्या है, 3 ओम 3 ओम 3 ओम, ये तीन के तीनों पैरेलल में है। पैरेलल का फॉर्मूला होता है ना 1/r इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो 3/3 जो कि 1 आ जाएगा। तो इन तीनों की जगह पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा बेटा वो आएगा 1 ओम के बराबर। ये 5 ओम है ही है, ये 6 ओम और ये 4 ओम जो ये दोनों जो पैरेलल में है, तो इनके लिए भी मैं फॉर्मूला लगाऊंगा 1/4 प्लस 1/6। तो एलसीएम ले लेंगे यार, यहां पे हम कितना आएगा एलसीएम 12 के बराबर, यहां से आएगा 3 और यहां पर आएगा 2, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई 12/5 ओम के बराबर। 12/5 ओम के बराबर इनकी जगह पर आ जाएगा, इन दोनों की जगह पर रेजिस्टेंस आ जाएगा 12/5 ओम के बराबर, राइट। अब अगर कोई आपसे बोले कि यार इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप मेरे को बता दो, तो ये हो गया 1 ओम, ये बन जाएगा 5 ओम और ये बन जाएगा 12/5 ओम। ये बन जाएगा 6 + 12 डिवाइडेड बाई 5, ये बनेगा 6 पंचे 30, 30 और 12 हो जाएगा 42/5, ठीक है, इतने ओम के बराबर। तो यह आ जाएगा 8.4 ओम्स के बराबर। 8.4 जैसा ऑप्शन कौन सा है हमारा, सेकंड वाला ऑप्शन। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखो इसका पैरेलल सॉल्व किया 1 ओम आया, ये तो सीरीज में लगा है। इसका पैरेलल सॉल्व किया तो 12/5 ओम आया, ये 12/5, ये 5 और ये 1 ओम, ये तीन के तीनों सीरीज में थे। सीरीज में सीधे फॉर्मूला लगता है R1 + R2 + R3, ऐड कर दिया, हमारा आंसर निकल कर आ गया, ठीक है। फिर कह रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेस पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। पैरेलल में बेटा पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू है वो सेम होती है। टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज्ड, गलत है, टोटल रेजिस्टेंस कम हो जाता है पैरेलल में। कह रहा है करंट इज सेम इन ईच रेजिस्टेंस, बिल्कुल गलत है, करंट अलग अलग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे एन इलेक्ट्रिक आयरन इज रेटेड 220 वोल्ट 1 किलोवाट अंडर नॉर्मल कंडीशंस, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट। बेटा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने क्या सिखाया, V²/पावर। तो वोल्टेज कितना है हमारा 220 वोल्ट डिवाइडेड बाई पावर कितना है 1000 के बराबर। तो 220 का स्क्वायर करिए डिवाइडेड बाई 1000 करिए, 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई 1000, वैल्यू आ गई 48.4 ओम। 48.4 ओम पहला आंसर। दूसरे में हमसे कहा जा रहा है द अमाउंट ऑफ द करंट दैट विल फ्लो थ्रू द एलिमेंट। तो बेटा करंट की वैल्यू अगर आपको निकालनी है दैट इज पावर अपॉन वोल्टेज। पावर हो गया 1000 और वोल्टेज हो गया 220, तो 1000 में आप 220 का डिवाइड करेंगे, 1000 में 220 का डिवाइड करेंगे तो इट इज 4.54 एम्पियर्स का करंट फ्लो होगा। फिर तीसरा पार्ट हमारे पास आया द अमाउंट ऑफ हीट दैट विल बी प्रोड्यूस्ड इन 5 मिनट्स। 5 मिनट में कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है। तो हीट का फॉर्मूला होता है I²R × T के बराबर। तो करंट का स्क्वायर करेंगे 4.5 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस हो गया 48.4 इंटू टाइम कितना है बेटा 5 मिनट। तो 5 मिनट में 60 सेकंड होंगे, ठीक है, तो उसको भी अपन मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब ये आया 4.5 इंटू 4.5 ये वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 48.4 ये वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 300। तो ये वैल्यू आ गई कितनी हमारे पास, हीट की वैल्यू आ गई 2,94,030 जूल्स के बराबर। दैट इज द अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइडेड। फिर आया हमारा फोर्थ वाला पार्ट कह रहे द पावर कंज्यूम्ड इफ द लाइन वोल्टेज फॉल्स टू 180 वोल्ट। अभी तक बेटा वोल्टेज कितना था हमारा, वो था हमारा 220 वोल्ट के बराबर। अभी हमसे कह रहा है कि अगर पावर कंज्यूम्ड आपको बताना है, अगर वोल्टेज हमारा 180 वोल्ट के बराबर हो जाए तो। देखो पावर की वैल्यू अगर आपको निकालनी है 180 वोल्ट के केस में तो आप V²/R वाला फॉर्मूला लगाओ। वोल्टेज कितना दे रहा है 180 के बराबर, ठीक है। देखो वोल्टेज के डाउन होने से ना रेजिस्टेंस पर फर्क नहीं पड़ता है। तो रेजिस्टेंस को मैंने बेस यहां पर बना लिया और अब मैं इसको सॉल्व कर दूंगा 180 इंटू 180, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना है 48.4। वैल्यू निकल करके आ गई 669.4 वॉट्स के बराबर। इतने वॉट के बराबर पावर यहां पर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। देखो इसमें बच्चे करने को I²R भी लगा सकते हैं बट दैट विल बी रॉन्ग, ठीक है। ये जब करंट की वैल्यू आई थी ये तब थी जब पावर हमारा इतना था और वोल्टेज इतना था। तो दिस वैल्यू ऑफ करंट इज डिपेंडेंट ऑन दिस वोल्टेज। अगर आपने I²R लगा करके आपने ये वाला करंट डाल दिया तो आंसर गलत हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहां पर फंडामेंटल क्या रखा मैंने, रेजिस्टेंस को, कि सर
अगर आपने वोल्टेज कम भी कर दिया है तो रेजिस्टेंस पर फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए मैंने फॉर्मूला लगा दिया वी स्क्वायर बटे आर के बराबर। राइट है। आई होप ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से अच्छी तरीके से रिवाइज हो गया है। तो आपका काम क्या है कि जो मैंने आज आपको पढ़ाया है इसको बहुत अच्छी तरीके से मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए। पीडीएफ नोट्स निकाल लीजिएगा, चाहे मेरे टेलीग्राम चैनल से निकाल सकते हैं या फिर फिजिक्स वाला ऐप के ऊपर से भी आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है। बाकी पीडब्ल्यू ऐप के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में बच्चे पढ़ते हैं इस ऐप से। इंडिया का नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहां पर बहुत सारी चीजें आपको ऐप के अंदर मिलती हैं। तो वहां से बेटा आप सभी लोग अपने अपने नोट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गॉड ब्लेस।